देखो अब जो भी मैं, अच्छा अब हम आ गए ली चैटियर ये प्रिंसिपल के ऊपर ना, ठीक है। देखो, जो भी हम ये इक्विलिब्रियम अचीव ये वो करते हैं ना, वो स्पेसिफिक कंडीशन पे होता है। यानी यहाँ पर जो मेरा रेट इक्वल हुआ है फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड का, जिससे मेरी वो कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट और बैकवर्ड की कांस्टेंट हो गई, सेम नहीं हुई है ना। देखो सेम नहीं है, ये 60/60 है, ये 40/40 है, तो सेम नहीं है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब कि ये 60 और 60 पे ये ब्लॉक हो गई, हो रही है 40/40 भी हो गई ब्लॉक। अब ये जो इक्विलिब्रियम मैंने अचीव किया है ना, ये स्पेसिफिक कंडीशंस पे होता है। यानी कि जैसे बुलेट से टेम्परेचर यहाँ पर ये 300 डिग्री सी है, प्रेशर यहाँ पे 250 atm है, और वो जो कंसंट्रेशन है वो 0.02 मोल पर डीएम क्यूब है। यानी कि इस इन स्पेसिफिक कंडीशन पे, यानी इन स्पेसिफिक कंडीशन पे मैंने ये इक्विलिब्रियम अचीव किया है। सही। अब अगर मैं इस इन कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को चेंज कर दूं, अगर मैं इन कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को मैं चेंज को कर दूं, तो मेरा इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे बुलेट से मैंने यहाँ पे वो टेम्परेचर लिया है 300 डिग्री सी का, इसको मैं 299 डिग्री सी कर दूं, तो मेरा ये जो इक्विलिब्रियम है वो खत्म हो जाएगा। ये नॉर्मल रिवर्सिबल में चेंज हो जाएगा, या तो रिएक्शन की जो वो रेट है वो ये फॉरवर्ड में ज्यादा जो है वो तेज हो जाएगा, या बैकवर्ड में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं ये प्रेशर भी वो थोड़ा सा चेंज को कर दूं, तो उससे भी क्या होगा, मेरा इक्विलिब्रियम वो खत्म हो जाएगा। या मैं कंसंट्रेशन भी वो थोड़ी सी चेंज को कर दूं, तो उससे भी क्या होगा, मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या वो बोलता है कि भाई, अगर ये कंडीशन बाय एनी मींस वो चेंज हो जाए, जो कंडीशन मैंने रखी है ये वो चेंज हो रहा है, जानबूझ के वो चेंज हो रहा है या गलती से कोई हेडर हो रहा है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर वो चेंज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सही है। तो अब जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है ना, उसको वापस हमने वो कैसे करना है, उसको वापस स्टेब्लिश किस तरीके से वो करना है। यानी जो इक्विलिब्रियम अभी डिस्टर्ब हुआ है, तो इसको वापस स्टेब्लिश किस तरीके से वो करना है, इसको बोलते हैं ली चैटियर प्रिंसिपल। ये हमें बताता है। देखो, ली चैटियर ये प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, यानी कि जो प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये तीनों, या फिर इन तीनों में से कोई एक को चेंज होगा, या तो वो थोड़ी सी वो चेंज हो, या फिर वो ज्यादा वो चेंज हो गए, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया। अब मुझे वापस कैसे जो इक्विलिब्रियम है वो लेके आना है। देखो ये बोलता है, इन ऑर्डर टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम इंक्रीज द साइड दैट इज डिक्रीज। देखो, जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना, तो या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो चले जाएगा, ठीक है। देखो जैसे इसको ना कंसंट्रेशन के सेंस में वो ले लो, ठीक है। इसको आप वो ले लो कंसंट्रेशन के सेंस में ना, से देखो अब यहाँ पे ए और बी मेरे पास है, वही मैंने लिखा हुआ है ना, वही अमाउंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, ए की वो कंसंट्रेशन 40 है, बी की ये वो 40 है, और इनकी वो 60 है। अब भाई है नहीं, वो मीन्स हुआ क्या, मेरे पास सी और डी इंक्रीज हो गए। मेरे पास क्या हुआ, सी और डी इंक्रीज हो गए। मेरे पास जो है वो क्या हुआ है, सी और डी इंक्रीज, हमारे पास हुआ क्या है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है, कि सी और डी जो है ना वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। बाय हैनी मीन्स, या तो हमने वो खुद जानबूझ के इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज जो है वो कर दी, या फिर बाय हैनी मीन्स ये इंक्रीज जो है ना वो हो गए सी एंड डी। अब अगर सी एंड डी इंक्रीज जो है वो हो गए ना, तो यानी कि मेरी ये वाली साइड इंक्रीज जो है वो मतलब हो गई है, और ये वाली साइड डिक्रीज हो जाएगी। सी और डी इंक्रीज हो गया, मेरा हो गया वो 65 और वो 65, और ए और बी मेरे पास हो गया वो 35 और वो 35, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास सी और डी इंक्रीज हुए, दैट मीन्स कि ये वाली साइड मेरे पास इंक्रीज हो गई, और ये वाली साइड मेरे पास डिक्रीज हो गई, यानी कि जो रेट था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो ज्यादा जो है ना वो हो गया, क्योंकि रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो गया, तो सी और डी मेरे पास ज्यादा वो बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल को बोलता है कि अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं इस वो तरीके से कंडीशन चेंज तो करूंगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आते थोड़ी देर के लिए। मैं इस वो तरीके से कंडीशन चेंज को करूंगा कि रिएक्शन थोड़ी देर के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो आ जाए, और ये
इतना पीछे वो आ जाए कि ये 35 जो है वो वापस 40 में वो चेंज हो जाए, यानी ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे आ जाए। तो जैसे ही अपनी इक्विलिब्रियम वो कंसंट्रेशन पे आएगा, जो भी मैंने चेंजेस करे होगी वो चेंजेस मैं फौरन हटा दूंगा। इसको बोलते हैं ली चैटियर प्रिंसिपल। यानी कि मेरी तमाम तरह जो कोशिशें हैं, जो भी मेरी जो जो भी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए वो करूंगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा हो जाए। देखो, क्योंकि अभी जो ये सी और डी इंक्रीज हुए हैं, ये इसलिए इंक्रीज जो है ना वो है क्योंकि इक्विलिब्रियम डी स्टैब्लिश हो गया। ये इसलिए इस्टेब्लिश हुए क्योंकि इक्विलिब्रियम डी इस्टेब्लिश हो गया, और जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड के साथ वो चले गया। जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा इस स्पीड के साथ जो है वो होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे पास सी और डी ज्यादा वो बन गए। सही है, ये साइड इंक्रीज हो गई, ये साइड डिक्रीज हो गई। तो ली चैटियर ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, जो साइड डिक्रीज हुई है उसको इंक्रीज वो कर दो। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो जो ये वाली साइड है वो मतलब डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों साइड ए एंड ये ए बी एंड सी डी, यानी वो लेफ्ट साइड और वो राइट साइड, दे आर इंटर कनेक्टेड ना। अगर मैं एक को कम करूंगा तो दूसरी को बढ़ जाएगी, और अगर मैं दूसरी को डिक्रीज करता हूँ तो पहली वाली भी ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं ए और बी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो सी और डी जो है वो डिक्रीज होंगे, या फिर मैं अगर सी और डी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो ए और बी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि मेरा जो रिएक्शन था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो गया, तो मेरे पास सी एंड डी वो बन गया। अब इसको वो काउंटर को करने के लिए मैं क्या करूंगा, रिएक्शन को पीछे की तरफ ले आऊंगा। अब उसमें चाहे मैं कोई भी चीज वो चेंज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रिएक्शन है वो पीछे की वो तरफ आ जाए, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट। जो स्टेप हम वो लेते हैं ना टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्ट हैंड साइड। यानी कि जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो मैं पीछे की तरफ जो है ना बोले आऊंगा, यानी कि जो मेरा रिएक्शन है वो मैं पीछे की वो डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका रेट इंक्रीज वो कर दूंगा, तो ए और बी ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो मेरा मैंने जो अभी स्टेप लिया है, ये मैं कब तक कंटिन्यू रखूंगा, जब तक मेरी इक्विलिब्रियम वाली वो कंसंट्रेशन वापस वो नहीं आ जाती। जैसे ही मेरी वो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे वापस आएगी, वैसे ही मैं जो भी मैंने स्टेप लिया वो चेंजेस करी, मैं फौरन जो है वो हटा दूंगा। सही। अच्छा देखो, इसी को तरीके से अब अगर मेरा यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाए, यानी रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाए और प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाए, तो मैंने क्या करना है। अगर मेरा रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाए और प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए तो मैंने क्या करना है। अब तो देखो, ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या को करना है, अब मैं क्या करूंगा, रिएक्शन को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में को ले जाऊंगा, यानी जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है इक्विलिब्रियम को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में को ले जाऊंगा, ताकि ये वापस 58 से 60 वो 60 हो जाए, और ये वापस 40 जो है वो हो जाए। सही। तो मैं यहाँ पे इसको क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यानी मैं राइट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट को जो है वो ले जाऊंगा। ठीक है, या इसको प्रोडक्ट साइड भी वो बोलते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें अब आते हैं वो टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर में दो हमारे पास जो है ना वो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक ना। यानी कि कोई भी अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो इन टर्म्स ऑफ ये टेम्परेचर दो हमारे पास जो है वो चीजें होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सही है। तो एक्सो और एंडो में हमारे पास जो है वो क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जो हीट होती है वो प्रोडक्ट साइड से जो है वो रिलीज होती है। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैं टेम्परेचर की अभी हम बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर में हमारे पास यहाँ पे एक्सोथर्मिक है। अब देखो, मैंने एक्सो में वो क्या होता है, हीट जो है वो रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज का मतलब क्या है, हीट हीट कहाँ से वो रिलीज होती है, जब प्रोडक्ट वो बनता है तो वहां से हीट जो है वो रिलीज होती है ना। जब प्रोडक्ट वो बनता है तो वहां से हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, एक्सो में।
तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी, ए प्लस बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ए प्लस बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जिससे हमारे पास बन रहा है सी प्लस डी। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या बन रहा है, सी प्लस डी। अब देखो, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जो हीट का साइन है वो यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड पे आएगा। अब क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जो हीट का साइन है वो प्रोडक्ट की साइड पे आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हीट का साइन है वो प्रोडक्ट की जो है ना वो साइड में आएगा। सही। तो अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज को करता हूँ, वोलेट से अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज को कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर यहाँ पे वो का है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो टेम्परेचर है वो प्रोडक्ट को साइड पे है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये पूरी साइड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये, अगर देख यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको जस्ट वो कंसंट्रेशन की तरह जो है ना वो ट्रीट करो। देखो अगर मैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक में जो हीट का साइन है वो प्रोडक्ट को साइड पे होता है। अब मैं यहाँ पे तो क्या कर रहा हूँ, हीट इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज को कर रहा हूँ। अब क्योंकि जो हीट का साइन है वो प्रोडक्ट को साइड पर है, तो जब मैं हीट इंक्रीज को करूंगा तो प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये जो हीट है वो प्रोडक्ट को साइड पर है। तो जब प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होगी ना, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये प्रोडक्ट साइड ये इंक्रीज होगी। अब अगर ये प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो रिएक्टेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो रिएक्टेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जब रिएक्टेंट साइड हमारे पास डिक्रीज हो गई, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या को बोलता है कि इक्विलिब्रियम को वहां पे को ले जाओ जो साइड डिक्रीज हुई है। तो ये कौन सी साइड डिक्रीज हुई है, रिएक्टेंट साइड। तो मैं इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है ना को ले जाऊंगा। मैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है को ले जाऊंगा। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके को जाऊंगा, तो ये ए और बी को वापस इंक्रीज को कर देगा, और सी और डी को वापस डिक्रीज को कर देगा। लेकिन कितना वो करेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। सही। इसी वो तरीके से अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज को कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर कर रहा हूँ डिक्रीज, तो ये साइड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ हीट है। ये साइड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस तरफ ये हीट का साइन है। और अगर ये साइड डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टेंट साइड। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कम हो जाएगा जो साइड डिक्रीज हुई है, यानी कि राइट हैंड साइड पे। सही है। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज वो कर रहा हूँ, तो जिस साइड पे टेम्परेचर है, अगर वो सॉरी, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, तो जिस साइड पे वो टेम्परेचर है वो साइड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट साइड पे वो टेम्परेचर था, तो ये साइड डिक्रीज हो गई। तो जो इसकी अपोजिट साइड होगी, जो इससे इंटरकनेक्टेड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट सी बात है, ये एक सीसॉ की तरह है। अगर एक साइड ये इंक्रीज होगी तो दूसरी साइड जो है वो डिक्रीज होगी। अगर एक साइड डिक्रीज हो रही है तो फिर दूसरी साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सही। तो अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो जिस साइड पे टेम्परेचर था वो साइड क्या होगी, डिक्रीज हो गई। टेम्परेचर ये किस साइड पे था, ये प्रोडक्ट वाली वो साइड पे था। टेम्परेचर जो है वो किस साइड पे था, ये प्रोडक्ट वाली वो साइड पे था। तो टेम्परेचर जो था वो प्रोडक्ट वाली साइड पे था, क्योंकि मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये साइड वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये साइड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जो इसकी अपोजिट साइड होगी, यानी रिएक्टेंट साइड, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब जो इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट है वो किस तरफ ये वो चले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड को इंक्रीज जो है ना वो कर देगा, जो कि डिक्रीज हुए थे। और कितना इंक्रीज वो करेगा, कि इसको वो वापस इक्विलिब्रियम में वो ले आएगा। देखो, अगर मेरे पास एंडोथर्मिक है ना, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट जो है हम गेन करते हैं। हीट हम क्या करते हैं, हीट हम गेन जो है ना वो करते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट हम गेन वो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हीट हम कहाँ वो गेन करते हैं, रिएक्टेंट साइड पे हीट गेन वो करते हैं ना। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो हीट का साइन है वो रिएक्टेंट साइड पे आ जाता है। ठीक है। अब हीट का साइन जो है वो रिएक्टेंट को साइड पे आ गया, वही रिएक्शन है A+B, जिससे मिलके क्या बन रहा है, C+D। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास होता क्या है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज तो कर रहा हूँ, तो जिस साइड पे ये हीट का साइन है वो साइड इंक्रीज हो जाएगी।
किस साइड पे हीट का साइन है, रिएक्टेंट साइड पे हीट का साइन है, तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इसके अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सही है, फिर से एक्सप्लेन को कर रहा हूँ। अगर मैं एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज को करता हूँ, तो जिस साइड पे हीट का साइन है, किस साइड पे हीट का साइन है, प्रोएक्टेंट साइड पे, तो वो साइड इंक्रीज जो है ना वो हो जाएगी। अगर ये साइड इंक्रीज हो रही है, तो जिसके अपोजिट साइड है जो से वो कनेक्टेड है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट साइड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अब ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है वो क्या वो बोलता है, सॉरी, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो क्या वो बोलता है कि भाई इक्विलिब्रियम को उस तरफ जो है वो ले जाओ जो साइड डिक्रीज हुई है, ताकि उस साइड को इंक्रीज को कर दो। तो हम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट को जो है वो प्रोडक्ट साइड की तरफ ये बोले जाएंगे जो साइड डिक्रीज हुई है। तो जिससे ये होगा क्या, कि ये साइड इंक्रीज होगी और ये साइड डिक्रीज होगी, और ये दोनों वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ठीक है, सेम इसी को तरीके से अगर मैं इसका रिएक्शन डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज को कर दूं तो क्या होगा यहाँ पे। अगर मैं टेम्परेचर प्लेट से डिक्रीज को कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट को साइड पर है। तो अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो रिएक्टेंट साइड डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके जो अपोजिट साइड है प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज जो है वो हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम में किस तरफ ये बोले जाऊंगा, जो साइड डिक्रीज हुई है, यानी पीछे की तरफ। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में वो बोल सकता हूँ। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आपने इसी तरीके से जो है ना वो करना होगा। एक्सो या फिर एंडो है वो उसने वो दिया हुआ होगा आपको। देन वहां से फिर आपको जो है ना वो देखना होगा। अगर वो बोल रहा है कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज वो कर रहा हूँ, जैसे कि फर्ज करो उसने कोई भी आपको एक्स वाई जी रिएक्शन को दे दिया ना, उसमें उसने कहा है कि भाई वो हेक्सो है, तो बताओ इक्विलिब्रियम किस तरफ जो है ना वो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से देख लोगे कि भाई हीट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर हीट ये इंक्रीज हो रही है, तो आप इसी तरीके से देखोगे भाई अगर हीट इंक्रीज हो रही है तो ये एक्सो है, तो हीट का साइन जो है वो प्रोडक्ट को साइड पर है, तो ये वाली साइड हो जाएगी इंक्रीज, और ये वाली इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी डिक्रीज। और इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है वो कहाँ पे पहुंचाता है, जो साइड डिक्रीज हुई है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट पीछे की तरफ यानी रिएक्टेंट साइड की तरफ आ जाएगा। सही। अच्छा देखो, फिर ये इसी तरीके से हमारे पास प्रेशर होता है। प्रेशर का सीधा सा वो रूल है। प्रेशर पूरे एक कंटेनर का होता है, जिस भी कंटेनर या रिएक्टर में आप रिएक्शन कर रहे हो, उस पूरे का क्या होता है, प्रेशर होता है। सही। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज को करते हो ना, तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो उस साइड पे जाता है जहाँ पर वो गैस के मोल्स वो कम हो। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस तरफ जो है वो चले जाता है जिस तरफ गैस के मोल जो है वो कम हो। और जब आप प्रेशर डिक्रीज करते हो, तो ये एरो डाउन का मतलब डिक्रीज, एरो अप का मतलब इंक्रीज। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट वहां पे जाएगा जहाँ पे लेजर मोल्स ऑफ ये गैस होंगे। और प्रेशर अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो उस तरफ चले जाएगा जहां पर मोर मोल्स ऑफ गैस होगी। सही। जैसे कि फर्स्ट करो, यहाँ पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, अमोनिया मेरे पास वो बन रहा है, N2 रिएक्ट कर रहा है, N2 गैस है। ये रिएक्ट कर रही है 3H2 गैस से, और H2 के वो मोल्स हैं 3, और 2NH3 यहाँ पे वो बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं टोटल वो मोल्स पहले मैं कैलकुलेट वो कर लेता हूँ। यहाँ पे N2 का एक वो मोल है और H2 के 3 वो मोल है, तो टोटल 4 जो है ना वो मोल्स हो गए वो गैस के। टोटल वो गैस के कितने हो गए मोल्स, 4 जो है ना वो मोल्स हो गए वो गैस के रिएक्टेंट वो साइड पे। तो प्रोडक्ट साइड पे वो कितने होंगे मोल्स, यहाँ पे 2 हो गए मोल्स, क्योंकि NH वो 3 के साथ क्या वो 2 है। तो रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स हैं, ये प्रोडक्ट साइड पे 2 वो मोल्स हैं, यानी रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा वो मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे कम जो है ना वो मोल्स हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज वो करता हूँ, तो मैंने क्या बात वो बोली है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, लेजर मोल्स ऑफ गैस की तरफ। तो लेजर मोल्स ऑफ गैस कहाँ है, यहाँ पर है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट वो कहाँ चले जाएगा, प्रोडक्ट साइड यानी कि राइट हैंड साइड पे। इसी वो तरीके से अगर मैं यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करता हूँ, तो ये वो कहाँ जाएगा, मोर वो मोल्स की तरफ। तो मोर मोल्स कहाँ है, रिएक्टेंट साइड पर है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट वो कहाँ चले जाएगा, रिएक्टेंट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, या फिर आप इसको हैंड टू और H2 भी वो बोल सकते हो। सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हमारे पास हैपर प्रोसेस है जो कि बहुत ही वो ज्यादा आता है। ठीक है, हैपर प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो है ना 3H2, जो ऊपर मैंने अभी ये प्रेशर के लिए इक्वेशन लिखी थी वो हैपर प्रोसेस की ही थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, H2 रिएक्शन करता है N2 से, और हमारे पास यहाँ पे बनता है 2NH3 ना। ठीक है, यानी अमोनिया बनता है, और Fe जो है यहाँ पर
एज ए वो कैटलिस्ट जो है वो यूज होता है Fe यानी कि आयरन। ठीक है, Fe का मतलब यानी कि आयरन यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट जो है वो यूज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर दो हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट है। ठीक है, एक है यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा N2 यानी कि नाइट्रोजन है। सबसे वो पहला क्वेश्चन ये वो करता है कि भाई मुझे ये वो बताओ कि H2 आया वो कहाँ से। तो H2 आता वो कहाँ से, हम ना रिफॉर्मिंग करते हैं एल्केन की, ऑर्गेनिक में आएगा आपके पास, रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं और इसको क्रैकिंग भी वो बोलते हैं, और इसको डिकम्पोजिशन भी वो बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सही। तो इसके तीन जो है वो नाम है। ठीक है, एक क्या है, एक इसको हम ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, एक इसको ये क्रैकिंग भी बोलते हैं। सही है, और एक रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन इसका ज्यादा मोर सुटेबल नाम है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम एल्केन की, मेरे ख्याल से आपने इसे ज्यादा ने को पढ़ा होगा, एल्केन की रिफॉर्मिंग करते हैं या क्रैकिंग करते हैं, जिससे एल्कीन और H2 हमें मिलता है, वो H2 हम यहाँ पे जो है ना वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आता है, ये वो पूछता है ये कि H2 जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो या तो आप थर्मल डिकम्पोजिशन लिख दो, या क्रैकिंग लिख दो, या रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन वो लिख दो। ठीक है, या तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन, या क्रैकिंग ऑफ एल्केन, या रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन। ये आप कर रहे हो तो आपका एल्केन एल्कीन प्लस H2 में वो चेंज हो आता है, ये H2 आप यहाँ पे वो यूज करते हो। बाकी N2 कहाँ से आता है, N2 हमारे पास आता है कि जो एयर होती है हम उसकी ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वो कर देते हैं, यानी जो एयर होती है पहले हम इसको लिक्विफाई वो करते हैं, फिर अगेन उस एयर को हीट करके बॉईल करके ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वो कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो एयर होती है, ये हमारे पास जो एयर है उसको पहले लिक्विफाई हम करते हैं, फिर लिक्विफाई करने के बाद, सही है, उसको अगेन बॉईल वो करते हैं। तो जब एयर के जो आपको पार्टिकल्स हैं, यानी कि जैसे उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, सही है, तो ये अपने अपने बॉइलिंग वो पॉइंट पे दोबारा जो है वो बॉईल होता है, तो हम इसको अलग वो कर लेते हैं। ठीक है, तो N2 ये चीज हम ये यहाँ एनवायरमेंटल में वो पढ़ेंगे, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन। तो N2 हमारे पास वो कहाँ से आता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर या लिक्विड एयर भी आप वो बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें होता है क्या है, इसमें हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं, जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 450 डिग्री C होता है, प्रेशर होता है 200 atm, और कैटलिस्ट यूज करते हैं इसमें आयरन। ठीक है, और जो वो यील्ड हमें मिलती है, यील्ड का वो मतलब क्या है कि हमें कितना कितना परसेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें वो मिल रहा है। यील्ड का वो मतलब क्या है कि कितना परसेंट हमें ये प्रोडक्ट वो मिला है। ये अ, इस तरीके से, जैसे N2 का रिएक्शन हो रहा है 3H2 से, ठीक है, हमें हमारे पास आ रहा है 2NH3। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बुलेट से मैंने 100 मोल्स दिए N2 के, 100 मोल्स दिए H2 के, और मुझे खाली 15 मोल्स NH3 के वो मिल रहे हैं। तो ये खाली 15 वो परसेंट मुझे वो मिल रहा है ना, खाली 15% मिला है। मैंने दोनों के 100 मोल्स दिए थे, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 15 मोल्स ऑफ NH3 वो मिल रहा है। सही है, तो यानी मुझे जो यहाँ पे वो यील्ड मिल रही है वो खाली 15% मुझे वो मिल रहा है, यानी बहुत ही कम अमोनिया मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सही। अच्छा, फिर देन उसके बाद देखो, अब ये फिगर होती है इसकी, होता है क्या है कि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में करते हैं वो मिक्स। ठीक है, और 1:3 के वो रेशो में इसको पुट कर देते हैं, यानी कि 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक N2 होता है। सही, ऊपर अभी हमने इक्वेशन तो लिखी है ना, H2 3H2 प्लस N2, मैंने वो स्टेट सिंबल नहीं लिखे है ना, और 2NH3 हमें यहाँ पे वो मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं 3:1 के रेशो में, और इसको रिएक्टर में पुट को कर देते हैं। रिएक्टर में ये हमारे पास टेम्परेचर होता है, ये 45 नहीं है, ये है 400, है 450 डिग्री C है। सही, तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना होता है, प्रेशर इतना है। ठीक है, और यहाँ पे हम आयरन कैटलिस्ट जो वो यूज करते हैं, तो होता क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयरन कैटलिस्ट के वो थ्रू पास वो करते हैं, और दोनों NH3 में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने वो बताया, जो यील्ड यहाँ पर आती है ना रिएक्शन की, वो 15% आ रही है, यानी कि सिर्फ 15% जो है वो H2 और N2 ये कन्वर्ट हो रहा है, खाली 15% H2 और N2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, बाकी
सारे का सारा जो है वो अनयूज्ड है। तो अब यहाँ पे वो करते क्या है, अब देखो रिएक्टर में मेरे पास NH3 तो वो बन रहा है, लेकिन इसकी क्योंकि वो यील्ड बहुत वो कम है, तो मेरे पास N2 और H2 भी वो बच जाएगा। N2 और H2 भी वो बच जाएगा। यहाँ रिएक्टर में मेरे पास N2 भी होगा, H2 भी होगा और NH3 भी होगा। यहाँ पे रिएक्टर में मेरे पास N2 भी होगा, H2 भी होगा और NH3 भी होगा। तो यहाँ से हम इनको नीचे को लेके आते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये तीनों वो गैसेस आ गए। ये तीनों वो गैसेस यहाँ पर हमारे वो पास आ गए। अब हम वो करते क्या है, इन तीनों वो गैसेस को कूल डाउन वो करते हैं। अमोनिया का कंडेंसेशन टेम्परेचर सबसे वो कम होता है, तो अमोनिया जल्दी कंडेंस जो है वो हो जाता है। ठीक है। और इसको एज ए लिक्विड हम यहाँ से टेक आउट को कर लेते हैं। और जो N2 और H2 हमारे पास वो बचता है, जो N2 और H2 हमारे पास वो बचता है, उसको हम यहाँ से ट्रिसाइकिल स्ट्रीम में से ये ट्रिसाइकिल को करके वापस उसको रिएक्टर में पुट को कर देते हैं। फिर से वो समझा रहा हूँ। रिएक्टर में हमारे पास जब रिएक्शन होता है तो N2 और H2 आपस में वो रिएक्शन करते हैं और NH3 यहाँ पर हमारे पास वो बनता है। अब यहाँ पे होता है क्या है कि जो कन्वर्जन है वो खाली 15% है, यानी कि मेरे पास N2 और H2 भी बचेगा। तो यानी मेरे पास रिएक्टर में N2 भी है, H2 भी है और NH3 भी है, तीनों चीजें हमारे पास है। तो यहाँ से ये हम क्या करते हैं, तीनों वो गैसेस को यहाँ पे वो लेके आते हैं, इसको तीनों गैसेस को कूल डाउन वो करते हैं। अमोनिया पहले वो ये कंडेंस हो जाता है, तो एज ए लिक्विड अमोनिया हम यहाँ से इसको टेक आउट को कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे को बचा क्या है, N2 और H2 हमारे पास वो बच गया। यहाँ पर हमारे पास वो क्या बचा, N2 और H2 हमारे पास जो वो बच गया। जो N2 और H2 यहाँ पर हमारे पास वो बचा है, उसको हम यहाँ से रिसाइकल करके मेन स्ट्रीम में वापस इनपुट वो दे देते हैं। तो ये वापस रिएक्टर में जाके रिएक्शन स्टार्ट को कर देता है। तो यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास होता है हेबल प्रोसेस में। अच्छा, इसी वो तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोसेस है, उसका सिर्फ एक ही वो पार्ट हमारे पास है, वो है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। अभी फिर से वो बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस बेटा पूरा नहीं है, सिर्फ SO2 जो SO3 में वो कन्वर्ट होता है। सिर्फ SO2 जो SO3 में कन्वर्ट होता है वो स्टेप सिर्फ हमारे पास है। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। सही है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को कब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। सही है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है हमारे पास, ये यूज होता है टू मेक फॉर H2SO4। H2SO4 बनाने के लिए ये यूज होता है। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि क्या H2SO4 हमारे पास क्या है ना। देखो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, SO2 हमारे को पास होता है। SO2 उसका हम रिएक्शन करते हैं हाफ O2 से, और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है और ये SO3 में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हमारे पास होता है V2O5, यानी फेनेडियम ऑक्साइड। जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो क्या होता है, फेनेडियम ऑक्साइड तो कैटलिस्ट होता है। टेम्परेचर की रेंज होती है 400 से लेके 450 डिग्री सी तक। और प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होता है 1 to 2 ATM तक। सही है। तो सिर्फ ये चीज हमारे पास जो है वो कोर्स में है, बाकी कांटेक्ट प्रोसेस कुछ भी कोर्स में वो नहीं है। ठीक है। ना ही पूरा करने की वो नीड है, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए कांटेक्ट प्रोसेस के लिए। अब देखो वो ज्यादातर वो करता क्या है, वो आपको अगर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो दे रहा होगा ना, तो वो कांटेक्ट प्रोसेस का ही रिएक्शन वो दे देगा और वो पूछ लेगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ तो क्या हो जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑल दीज बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। दोनों के दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी हीट क्या होगी, नेगेटिव होगी। इट मींस कि ये एक्सोथर्मिक है। एंथैल्पी चेंज क्या है, नेगेटिव है। ये भी एक्सो होता है और ये भी मेरे पास एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन है। दोनों रिएक्शंस मेरे पास एक्सोथर्मिक
थर्मिक होते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है बस।